अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इन्फो वाला में आप तमाम लोगों का इस्तकबाल है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सक्षमता परीक्षा 2024 में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण सवालों पर चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, आइए देखते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आस्क्ड इन सक्षमता एग्ज़ाम 2024। तो दोस्तों, हमारे पास जो सबसे पहला सवाल है वो है कि पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये साइंस का सवाल है। पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं। तो पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस द्वारा बनाते हैं। प्रकाश जो अपना भोजन बनाते हैं उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया कहा जाता है। सवाल में अगर आपके पास फोटोसिंथेसिस का ऑप्शन आए तो उसे आप टिक कर देंगे। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था सक्षमता 2024 में, उसमें से दूसरा क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है ये है कि पौधे अपना भोजन बनाने में किसका प्रयोग करते हैं। दोस्तों, पहला सवाल था कि जिस प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हैं, किस प्रक्रिया के थ्रू से वो पौधे जो अपना भोजन बनाते हैं, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। उस प्रकाश संश्लेषण में प्रयोग किया जाता है किसका, कौन कौन से तत्व का? तो वो सवाल है कि पौधे अपना भोजन बनाने में किसका प्रयोग करते हैं। तो जवाब देखते हैं कि हरे पौधे सूरज के प्रकाश की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में? सूरज के प्रकाश की उपस्थिति में हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर तथा जल से क्लोरोफिल की सहायता से, किसकी सहायता से? क्लोरोफिल की सहायता से अभिक्रिया कर अपने भोजन का निर्माण करते हैं। अतः भोजन बनाने के लिए पौधे मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा सूरज की रोशनी का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों, समझ में आ गया होगा कि पौधे अपना भोजन बनाने में किसका प्रयोग करते हैं? हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं दोस्तों, CO2 का इस्तेमाल करते हैं। हवा से CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। सूरज की रोशनी और जल, ये तीनों से अभिक्रिया कर किसकी सहायता से? क्लोरोफिल, जो कि पत्तियों में मौजूद होता है दोस्तों, क्लोरोफिल की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं। अगला सवाल देखते हैं, बिहार भारत के किस क्षेत्र में अवस्थित है। दोस्तों, ये भी एक महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट सवाल है कि बिहार भारत के किस क्षेत्र में अवस्थित है। देख सकते हैं दोस्तों, जवाब हम देखते हैं कि बिहार भारत के उत्तर पूर्वी यानी कि नॉर्थ ईस्ट भाग के बीच में अवस्थित है। नॉर्थ ईस्ट एक रेलगाड़ी का भी नाम है, आपको पता होगा। तो बिहार भारत के उत्तर पूर्वी यानी नॉर्थ ईस्ट भाग के बीच में अवस्थित है। बिहार की राजधानी पटना है। ये जानकारी के लिए, जनसंख्या दृष्टि से भारत का तीसरा सबसे बड़ा प्रदेश क्या है? बिहार है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां है। एक तरह से बिहार भारत के उत्तर भाग में अवस्थित है। चूँकि नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्वी भाग के बीच में है, इसलिए अगर क्वेश्चन में उत्तर भी रहे तो हम इसको जवाब दे सकते हैं क्या? कि बिहार भारत के उत्तर क्षेत्र में अवस्थित है। दोस्तों, हमारा जो अगला सवाल है वो हम देखते हैं, जो कि पूछा गया था कि पृथ्वी को सूरज का चक्कर लगाने में कितना दिन लगता है। यानी पृथ्वी को सूरज का चक्कर यानी सूरज की परिक्रमा करने में पृथ्वी को कितना दिन लगता है। तो दोस्तों, जवाब देखते हैं कि पृथ्वी एक वर्ष तथा 6 घंटा यानी कि 365 दिन 6 घंटा यानी कि 365.25 दिन में सूरज का एक चक्कर लगाती है। 365.25, इसलिए कि 24 घंटे को अगर हम डिवाइड करेंगे तो 1/4 यानी 6 घंटे का 4 हिस्सा में करेंगे तो 6 घंटा होता है एक हिस्सा, तो उसको 0.25 में लिखा गया है। इसलिए ऑप्शन में आपका हो सकता है कि एक वर्ष 6 घंटा, या फिर 365 दिन 6 घंटा,
या फिर 365.25 दिन भी ऑप्शन में हो सकता है। ऐसे में ये टिक हम मार देंगे, या फिर 365.1/4 भी हो सकता है। ठीक है, तो पृथ्वी 1 वर्ष तथा 6 घंटा यानी कि 365 दिन 6 घंटा यानी कि 365.25 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। इसमें 365 दिन ही मानकर चलते हैं। हम क्या करते हैं, इसे 365 दिन ही मानकर चलते हैं तथा 6 घंटा को सुविधा के लिए छोड़ देते हैं। इस 6 घंटा को हम क्या करते हैं, 4 साल के बाद जो हमारा लीप ईयर आता है, हर 4 वर्ष के बाद लीप ईयर में जोड़ देते हैं। इसीलिए लीप ईयर में फरवरी का माह 29 दिन का होता है, क्योंकि 4 साल में 6 घंटा करके जो हमारा हर साल कम होता है, उसको 6 चौक 24 यानी 24 घंटा यानी एक दिन जो है हम एक्स्ट्रा फरवरी के महीने में जोड़कर उसको 29 दिन का बनाते हैं। 2024 एक लीप वर्ष है। जिस वर्ष की संख्या 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाए वो एक लीप वर्ष है। यानी ये जो 2024 है, इसी तरह जब साल की पूरी संख्या को हम 4 से भागा देंगे और वो पूरी तरह से कट जाए, कोई रिमाइंडर ना बचे, तो उस वर्ष को हम लीप वर्ष कहेंगे। उम्मीद है दोस्तों ये सवाल पूरी तरह से क्लियर हो चुका होगा। अगला सवाल देखते हैं कि क्या पूछा गया था। ये एक इम्पोर्टेंट सवाल है कि रबर, बर्फ तथा टेबल में कौन एक कठोर वस्तु है। दोस्तों सवाल ये भी हो सकता है कि कौन एक ठोस वस्तु है, लेकिन यहाँ पे सवाल क्या है, रबर, बर्फ तथा टेबल में कौन एक कठोर वस्तु है। जवाब देखते हैं, टेबल एक कठोर पदार्थ है। सही क्या है, टेबल। तो टेबल एक कठोर पदार्थ है क्योंकि रबर तथा बर्फ ठोस पदार्थ है लेकिन कठोर नहीं है। कठोर वो वस्तु है जिसे आसानी से खरोंचा ना जा सके तथा उसमें आयतन और आकार बदलने का गुण मौजूद ना हो। यानी रबर को आप आसानी से खरोच सकते हैं, बर्फ को तो खरोच सकते ही हैं, वो पिघल भी जाता है। तो कठोर पदार्थ उस पदार्थ को कहते हैं जिसे आसानी से खरोंचा ना जा सके तथा उसमें आयतन और आकार बदलने का गुण मौजूद ना हो। जैसे टेबल कठोर है, इसका आकार और आयतन बदल नहीं सकता है, लेकिन वहीं पे रबर और बर्फ पिघलकर अपना आयतन भी बदल सकता है और उसका जो है आकार भी बदल सकता है। तो उम्मीद है दोस्तों कठोर और ठोस का जो कॉन्सेप्ट है वो इस सवाल में क्लियर हो गया होगा। देखते हैं अगला सवाल। मिश्रित युगल टेनिस में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। यानी मिक्स्ड डबल टेनिस में खिलाड़ियों की कितनी संख्या होती है। दोस्तों मिश्रित युगल टेनिस में खिलाड़ियों की संख्या कुल 4 होती है। एक टीम में एक महिला एक पुरुष तथा दूसरे टीम में एक महिला एक पुरुष। टेनिस खेल एकल, युगल तथा मिश्रित युगल खेला जाता है। अगला सवाल, जिस वस्तु या पदार्थ से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है उसे क्या कहते हैं। जिस वस्तु से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है या धारा प्रवाहित होने में अत्यधिक अवरोध उत्पन्न होता है उसे विद्युत का कुचालक कहा जाता है। विद्युत के प्रवाह से पता चलता है कि कुछ पदार्थ विद्युत के चालक होते हैं, कुछ अर्धचालक होते हैं और कुछ कुचालक होते हैं। यानी जब हम किसी पदार्थ से विद्युत को प्रवाहित करते हैं, अगर उससे विद्युत प्रवाहित होता है तो वो चालक होता है, और किसी में अगर विद्युत धीरे धीरे प्रवाहित होता है तो उसे अर्धचालक कहते हैं, और जिससे विद्युत प्रवाहित नहीं होता है उसे विद्युत का कुचालक कहा जाता है। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया गया है, इसे ध्यान से देख सकते हैं आप कि चालक में जैसे तांबा, एल्युमिनियम, लोहा इत्यादि ये विद्युत के क्या है, चालक है या सुचालक है। अर्धचालक जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम आर्सेनाइड ये क्या हैं, अर्धचालक है। और कुचालक में प्लास्टिक, लकड़ी, कांच, रबर इत्यादि ये सारे जो पदार्थ है इसमें से जब आप विद्युत को गुजारेंगे तो वो
उसमें से गुजरेगा नहीं, प्रवाहित नहीं होगा। अगला सवाल देखते हैं जो कि पूछा गया था, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में है कि कौन सा विद्युत तार हमें झटका लगने से बचाता है, यानी विद्युत तार में से कौन सा विद्युत तार ऐसा है जो कि हमें झटका लगने से बचाता है। तो जवाब देखते हैं, बिजली का अर्थ वायर, जो अर्थ वायर होता है जिसमें अर्थिंग भी बोला जाता है, जिसे अर्थ वायर हमें झटका लगने से बचाता है। साथ ही साथ किसी भी तरह के क्षति से उपकरणों को सुरक्षित रखने के लिए भी अर्थ तार का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों अगला सवाल देखते हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ताजमहल का रंग खराब क्यों होता है। ताजमहल का रंग खराब क्यों होता है। जवाब में आपको पूछ सकता है कि वायु प्रदूषण से या जल प्रदूषण से या फिर आपका ध्वनि प्रदूषण से, इस तरह का ऑप्शन हो सकता है। तो चलिए जवाब देते हैं कि ताजमहल का रंग अम्लीय वर्षा के कारण खराब हो रहा है। अम्लीय वर्षा में मौजूद सल्फर डाइऑक्साइड ताजमहल के संगमरमर के साथ प्रतिक्रिया कर इसे नुकसान पहुंचाता है तथा इसके रंग को पीला बना रहा है। इसका मुख्य कारण वायु प्रदूषण है, यानी वायु प्रदूषण औद्योगिक क्षेत्र और उद्योग से जो है धुआं वगैरह और ये सब निकलने की वजह से वायु प्रदूषण होता है, और वायु प्रदूषण होने की वजह से अम्लीय वर्षा होती है, और जिसके कारण ताजमहल का रंग खराब हो रहा है। तो मुख्यतः अगर देखा जाए तो ताजमहल के रंग खराब होने का मेन कारण जो है वो है वायु प्रदूषण। दोस्तों अगला सवाल देखते हैं, इसके अंतर्गत कौन सा सवाल है हम उसे देखते हैं। दोस्तों हमारा अगला सवाल यह है कि खरगोश कहाँ रहता है, यानी कि खरगोश का निवास स्थान क्या है। दोस्तों इस तरह का सवाल भी इन्वायरमेंटल स्टडीज से पूछा जा सकता है, जो कि इसमें पूछा गया था। तो इसका जवाब देखते हैं कि खरगोश जमीन के अंदर बिल बनाकर रहता है, जबकि खरहा ज़मीन पर घास का घोंसला बनाकर रहता है। तो अगर सवाल खरगोश के बारे में पूछे और ऑप्शन दे दें, जैसे बिल हो गया, गुफा हो गया, या घोंसला हो गया, घर हो गया, तो खरगोश के केस में आ जाएगा आपका बिल, और खरहा के केस में आएगा, अगर खरहा पूछे तो उसके केस में आ जाएगा घोंसला। यानी कि खरगोश बिल में रहता है और खरहा घास के घोंसले में रहता है। कुछ उदाहरण यहाँ पे दिया गया है, जैसे बिल में रहने वाले चूहा, नेवला, सांप, बिज्जू, लोमड़ी, खरगोश, चींटी इत्यादि। गुफा में जैसे रहता शेर, चीता, बाघ इत्यादि। घर में जैसे मनुष्य रहते हैं। तो दोस्तों ये कुछ सवालात थे जो कि इम्पोर्टेंट सवालात थे, 2024 के सक्षमता एग्जाम में पूछे गए थे, उसका जवाब हमने देखा। उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और नोटिफिकेशन आइकन को जो है ऑन कर दें, ताकि इस तरह का वीडियो जब भी हम बनाएं तो आप तक इसका नोटिफिकेशन आसानी से पहुंच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर कोई कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर लिखें। धन्यवाद।